प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द केसी क्लासेस में। बच्चों आज के वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा फिजिक्स का चैप्टर 1 जो है प्रकाश का परावर्तन वो शुरू करने वाले हैं। तो बच्चों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज से हम लोग साइंस में जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, तीनों जो पार्ट है साइंस का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों का जितना भी चैप्टर है सबको वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि वीडियो में एक चैप्टर, कोई भी चैप्टर उठाएंगे, जैसे कि आज हम लोगों ने उठाया है प्रकाश का परावर्तन। उस चैप्टर को पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, छोटा से छोटा बात को हम लोग कवर करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको उस चैप्टर का पूरा प्रश्न उत्तर भी यहीं पे करवाऊंगा वीडियो में ही। ठीक है बच्चों, देखिए ऐसा होता है कि पढ़ तो हम भी लेते हैं, कोचिंग में पढ़ लेते हैं, कहीं कहीं पढ़ लेते हैं, खुद से किताब पढ़ लेते हैं, लेकिन बच्चों को जब प्रश्न का उत्तर लिखना होता है तो उस समय क्या होता है कि समझ में नहीं आता है कि उत्तर लिखे क्या, कहाँ से शुरुआत करें, क्या लिखें, क्या जो हम लिख रहे हैं वही अच्छा उत्तर होगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है, ये सारा प्रॉब्लम मैं, सारा झंझट आपका दूर करने वाला हूँ। तो आप हमारे वीडियो जो मैंने आज से सीरीज स्टार्ट किया है कि साइंस के प्रत्येक चैप्टर का हम पूरा वीडियो पढ़ेंगे, वीडियो के माध्यम से उसको पढ़ेंगे और पूरा साइंस क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए होता क्या है कि साइंस में आपको एग्जाम में पूछा जाता है 80 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, 20 नंबर आपको मिलता है स्कूल के तरफ से, जिसको हम लोग प्रायोगिक कहते हैं, प्रैक्टिकल आपको 20 नंबर मिलता है। इधर 80 नंबर जो है बच्चों वो आपको लिख के लाना होता है, जिसमें 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। बच्चों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक आप किसी भी विषय को डीपली नहीं पढ़ेंगे, बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे, आप ऑब्जेक्टिव नहीं बना पाएंगे। आपका ऑब्जेक्टिव सही होने का चांस जो है बच्चों रट के नहीं आएगा। आप जब तक डीपली नहीं पढ़ेंगे आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में जो है पूरा चैप्टर को डीपली पढ़ेंगे। एक चैप्टर कई पार्ट में बटा हो सकता है, उसका अलग अलग पार्ट में वीडियो बनेगा, लेकिन जो भी चैप्टर पढ़ेंगे ना पूरा का पूरा क्लियर होगा, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव उससे नहीं छूटेगा। बच गया 40 नंबर का लिखने वाला प्रश्न, ये भी आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको इसी वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि मैं आपका एक एक प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे लिखवाऊँगा। आप लोग अपने कॉपी कलम लेके आप बैठिएगा, जो भी हम प्रश्न का उत्तर लिखाएंगे वो आप नोट करते जाइएगा। अगर आपका एक भी प्रश्न छूट गया परीक्षा में, आप कह दीजिएगा मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। आज का जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन से, फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। बच्चों एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी जाइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। उसके बगल में एक घंटी वाला बटन होगा, उस बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो है आपको आगे मिलता रहे। बच्चों जैसा कि चैप्टर का ही नाम है प्रकाश का परावर्तन, तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में जानते हैं कि प्रकाश क्या है। ये प्रकाश क्या है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि बच्चों अगर हम आपसे पूछे कि हम किसी वस्तु को अगर देखना चाहते हैं तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, आप लोग बोलिएगा कि देखने के लिए तो आँख चाहिए। ठीक है, देखने के लिए आँख चाहिए, लेकिन आँख के अलावा क्या चाहिए। अब जैसे कि हम लोग दिन में जैसे जो भी चीज़ों को देख पाते हैं, दिन में खड़े होते हैं, आपको पेड़ पौधा, जंगल, खेत खलिहान सारा चीज़ दिखता होगा, लेकिन क्या वही चीज़ आपको रात में दिखाई देता है। दिन में भी आपके पास आँख है, रात में भी आपके पास आँख है, लेकिन आपको वही चीज़ रात में क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि रात के समय प्रकाश नहीं होती है। दिन में तो सूर्य में की रोशनी में आपको सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन रात में क्या होता है कि रात में आपको रोशनी की कमी के कारण वही चीज़ नहीं दिखता है। ठीक है,
आपको जैसे कि रात में आप कमरे में बैठे हैं और लाइट चली गई, अब मोमबत्ती कहाँ है आपको ढूंढना है, तो आप क्या करते हैं, आप अपना टॉर्च जलाते हैं और टॉर्च जला के क्या करते हैं, टॉर्च जला के हम लोग क्या करते हैं, मोमबत्ती को ढूंढते हैं कि मोमबत्ती किधर है। तो टॉर्च जलाते किधर है, जिधर आपको लगता है कि इधर मोमबत्ती हो सकती है उधर जलाते हैं, न कि अपने आँख पे जलाते हैं, है ना। क्योंकि प्रकाश जो है वो जब किसी वस्तु पे पड़ती है और पड़ के हमारी आँखों तक आती है तभी जाके हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे प्रकाश के बारे में कोई पूछे कि प्रकाश क्या है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिससे या जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास किसी वस्तु को देखने के लिए आँख के साथ साथ प्रकाश का होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बिना प्रकाश के हम कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ को नहीं देख पाएंगे, ठीक है बच्चों। अभी इससे ये प्रश्न बनता है कि प्रकाश क्या है। अगर ऐसा प्रश्न आपसे कोई पूछे या एग्ज़ाम में पूछे तो आप इसका क्या उत्तर लिखेंगे। चलिए मैं इसका उत्तर लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। तो मैंने यहाँ पे प्रश्न का उत्तर लिखा है कि प्रकाश क्या है। आप इसका उत्तर लिख सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी कि प्रकाश अगर किसी वस्तु पे पड़ता है तो उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों तक पहुंचता है और तब जाके हम उस वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकाश का आप जो परिभाषा है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों। प्रकाश के बारे में जानने के बाद अब बारी है प्रकाश स्रोत। ये प्रकाश स्रोत क्या है बच्चों, इसका उत्तर ये है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। कि जैसे कोई बिजली का बल्ब है, उससे प्रकाश निकलता है। आपसे कह दे सूरज जो है उससे प्रकाश निकलता है, तारों से प्रकाश निकलता है, मोमबत्ती से प्रकाश निकलता है। तो जिस भी वस्तु से या जिस चीज़ों से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है बच्चों। इनमें से कुछ प्रकाश स्रोत जो होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं और कुछ मानव निर्मित होते हैं। प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं? अब जैसे आप सूर्य को ले लीजिए। सूर्य जो है हम सभी पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत है। जितने भी जीव जंतु हैं उसके लिए सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत जो है वो सूर्य है। और सूर्य क्या है? तो सूर्य प्राकृतिक है, उसको कोई मानव ने थोड़ी ना बनाया है, वो तो प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। सूर्य प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है। इस प्रकार जैसे तारा हो गया, ये भी प्राकृतिक प्रकाश का ही स्रोत है। खुद सूर्य भी तो एक तारा ही है। उसके बाद बात आती है मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत के बारे में। तो आप जैसे बल्ब को देख लीजिए, बल्ब जो है वो मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत है। मोमबत्ती मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत है, क्योंकि इन सब चीज़ों को मानव ने बनाया है। आपसे कह दे दिया सलाई जो होता है वो मानव निर्मित है। फिर आपसे कह दे लालटेन मानव निर्मित है। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। और कुछ प्रकाश स्रोत मानव निर्मित होते हैं, कुछ प्रकाश स्रोत जो होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसका उत्तर लिखते हैं कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैंने प्रकाश स्रोत का परिभाषा लिख दिया है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जो भी वस्तु हो जिससे प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। अगर इसके प्रकार के बारे में आपसे पूछे कि प्रकाश स्रोत जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको मैंने बताया है कि प्रकाश स्रोत जो हैं दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक होते हैं, एक मानव निर्मित। एक जो प्राकृतिक रूप से है जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, मानव निर्मित हो गए जैसे कि बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया वगैरह वगैरह, ठीक है बच्चों। तो चलिए इससे आगे देखते हैं बच्चों। प्रकाश और प्रकाश स्रोत के बारे में जानने के बाद अब बात यहाँ पे उठता है कि प्रकाश एक ऊर्जा है। कैसे? अब जैसे कि लालटेन में क्या होता है कि हम लोग किरासन तेल डालते हैं और वो बत्ती के सहारे ऊपर चढ़ता है और जलता है और उससे प्रकाश निकलता है। तो लालटेन में क्या है, उसमें रासायनिक ऊर्जा तेल के रूप में रखा हुआ है। फिर आप अगर टॉर्च को देख लें या बल्ब को देख लें तो उसमें विद्युत ऊर्जा होती है जो कि प्रकाश ऊर्जा के रूप में निकलती है। और बच्चों हम लोगों ने पीछे के क्लास में पढ़ा है कि कोई भी ऊर्जा का सिर्फ और सिर्फ रूपांतर होता है, वो कभी नष्ट नहीं होती है। तो आप गौर से देखिए तो मिट्टी तेल जो रासायनिक ऊर्जा है वो प्रकाश ऊर्जा में बदल गई। बैटरी की या विद्युत की जो भी बैटरी की जो भी विद्युत ऊर्जा थी वो आपसे बता दें प्रकाश ऊर्जा में बदल गई।
तो इस प्रकार देखा जाए तो प्रकाश भी जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगर प्रश्न हमसे ये पूछा जाता है कि प्रकाश एक ऊर्जा है कैसे, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे। तो चलिए मैं प्रश्न का उत्तर लिखता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों मैंने प्रकाश एक ऊर्जा है कैसे इसका उत्तर लिख दिया है कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं, प्रकाश के स्रोत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है अभी कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को, उसमें जो पहले से ऊर्जा होती है, जैसे कि आपको बताया मैंने कि लालटेन में रासायनिक ऊर्जा होती है तेल के रूप में, उसको हम प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं, या बैटरी में विद्युत ऊर्जा होती है जिसको हम बल्ब में फिर प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। तो अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को हम प्रकाश में बदलते हैं, अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश भी एक ऊर्जा ही है। ठीक है बच्चों, तो जैसे में अगर आपसे पूछे तो आप जैसे में बता सकते हैं कि लालटेन या दिया में रासायनिक ऊर्जा को हम किस में बदलते हैं, प्रकाश ऊर्जा में, या बैटरी में या विद्युत बल्ब में हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलते हैं। इसीलिए आप कह सकते हैं कि प्रकाश भी एक ऊर्जा ही है। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर का अगला टॉपिक है कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है। बच्चों प्रदीप्त वस्तु वो है जिससे प्रकाश निकलता है, स्वयं निकलता है। जैसे कि आप देख लें सूर्य, जिससे स्वयं प्रकाश निकलता है, या जलता हुआ बिजली का बल्ब आप देख सकते हैं, जलता हुआ मोमबत्ती, इन सब चीज़ों से स्वयं प्रकाश निकलता है। तो ऐसे वस्तु को हम प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। ठीक है बच्चों, और जो वस्तुएं जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है, आप जैसे देख लें टेबल, कुर्सी, ये मार्कर या आपका किताब, इन सब चीज़ों से प्रकाश नहीं निकलता है, उसको हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर प्रश्न आता है कि प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं या अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, तो हम लोग इसका क्या उत्तर लिख सकते हैं। चलिए हम इसका उत्तर लिखते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। बच्चों तो मैंने प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है उसका यहाँ पे मैंने इसका उत्तर लिख दिया है कि प्रदीप्त वस्तु उसको कहते हैं जैसे कि कुछ वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं वे प्रदीप्त या दीप्तिमान भी उसे कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो दीप्तिमान वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं सूर्य, जलता हुआ बल्ब या मोमबत्ती इत्यादि। ठीक है बच्चों, उसके अलावा जबकि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, वे वस्तुएं अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं किताब, टेबल, कुर्सी या कोई भी जीव जंतु, इन सब चीज़ों से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, इसलिए ये वस्तुएं जो है वो अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। और जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। बच्चों जब कोई प्रदीप्त वस्तु से निकला हुआ प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु पे जाके पड़ता है तब हम जाके उस वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग रात में टॉर्च जलाते हैं, तो टॉर्च जला के किस चीज़ को खोजते हैं, जिसमें खुद का प्रकाश नहीं होता है, उस पर हम लोग टॉर्च जलाते हैं, फिर उसको देखते हैं तो क्या होता है कि टॉर्च का रोशनी जाता है उस वस्तु पे और फिर उस वस्तु से जो है प्रतिबिंब हमारी आंखों तक पहुंचता है, हम उसको देख पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रदीप्त वस्तु से निकला हुआ प्रकाश जब अप्रदीप्त वस्तु पे पड़ता है तभी जाके हम अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। आप यहाँ तक देखिए कि चंद्रमा भी एक अप्रदीप्त वस्तु है, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, सूरज से निकला हुआ प्रकाश जो है वो चंद्रमा पे जाके पड़ता है, तभी जाके चंद्रमा को हम देख पाते हैं। ये जो चंद्रमा का प्रकाश देख रहे हैं वो एक तरह से सूरज का ही प्रकाश है जो वहाँ से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुँचता है। तो चंद्रमा की जो चांदनी है वो असल में सूरज का ही प्रकाश है। ठीक है बच्चों अब जो मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूँ प्रकीर्णन के बारे में, प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये प्रश्न जो है कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और आप इसको VVI प्रश्न समझ सकते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है या सीधे प्रकीर्णन क्या है। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले प्रकीर्णन को समझते हैं कि ये प्रकीर्णन होता क्या है। देखिए जब कोई प्रकाश किसी छोटे छोटे सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, जैसे कि मान लीजिए सूर्य का प्रकाश किसी छोटे छोटे कण पे पड़ रहा है, तो वो कण जो है वो सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर उसकी ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और फिर उसी ऊर्जा को अपने चारों तरफ विकृत कर देते हैं, यानी कि बिखेर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो
इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। यानी कि प्रकाश सबसे पहले छोटा छोटा कण जो है वो प्रकाश की ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित करेगा और फिर चारों तरफ विकिरित कर देगा, यानी कि फैला देगा। यही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन ही है जिसके कारण हम दिन में ऐसी चीज़ों को भी देख पाते हैं जिस पर डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, फिर भी हम उन चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन का उत्तर क्या हो सकता है। बच्चों, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है या सीधे प्रकीर्णन क्या है? इसका उत्तर है कि जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर, छोटे छोटे कणों पर पड़ता है तो वे कण प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं और फिर उसे चारों ओर विकिरित कर देते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो आप इसी तरह अच्छा उत्तर लिख के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बच्चों, हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा बने, लेकिन एक बार आप ये वीडियो देख लीजिएगा तो उसके बाद दोबारा आपको फिर से यही टॉपिक रिवीजन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, साथ में ही आपको क्या करना होगा, साथ में ही जो भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ आप उसको नोट करते जाइएगा। ठीक है बच्चों, साथ में आप नोट करते जाइएगा तो आपको जब भी रिवीजन करने की ज़रूरत होगी तो आप वीडियो चालू कीजिएगा और साथ ही साथ आप जैसे ही मैं प्रश्न या इस टॉपिक पे बात करूँगा तो आप उस प्रश्न का उत्तर खुद से बोल के आप चेक कर सकते हैं कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे का टॉपिक पढ़ते हैं कि इसमें आगे क्या है। प्यारे बच्चों, अब बात आता है कि प्रकाश की किरणें क्या है। प्रकाश की किरण हम किसे कहेंगे? ठीक है बच्चों, तो देखिए, जब किसी प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश निकलती है तो चारों तरफ फैल जाती है। तो जो सीधी रेखा में प्रकाश चलती है, यानी कि सरल रेखा में जो प्रकाश चलती है उसे हम प्रकाश की किरणें कहते हैं। ठीक है बच्चों, और जो प्रकाश की किरणें हैं उसके एक ग्रुप को, यानी कि समूह को हम प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं, प्रकाश की किरणें किसे कहेंगे? जब किसी प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश निकलती है और जो सीधी रेखा में चलती हुई प्रकाश की किरणें हैं, प्रकाश जो चलती है उसे हम प्रकाश की किरणें कहते हैं। और प्रकाश की किरणों का जो ग्रुप होता है, यानी कि समूह होता है, उसे हम प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। बच्चों, प्रकाश का किरण पुंज जो है वो 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है समांतर किरण पुंज और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। ठीक है बच्चों, अब देखिए अपसारी किरण पुंज हम किसे कहेंगे? बच्चों, इस किरण पुंज में क्या होता है कि एक जगह से प्रकाश निकलता है और फिर चारों तरफ फैलते चला जाता है। जैसे कि आप टॉर्च से देखते होंगे, प्रकाश निकलता है तो चारों तरफ फैलते चला जाता है। तो अपसारी किरण पुंज में क्या होता है कि यहाँ से एक बिंदु से प्रकाश निकल के चारों तरफ फैलते चला जाता है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है कि किरणों के बीच की दूरी जो है वो बढ़ते चली जाती है। बताइए, यहाँ पे कम दूरी है और धीरे धीरे दूरी जो है वो क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। तो अपसारी किरण पुंज में हम कह सकते हैं कि इस किरण पुंज में किरणें जो है एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलते चली जाती है। इसमें किरणों के बीच की दूरी जो है वो बढ़ते चली जाती है। समांतर किरण पुंज उसे कहते हैं जैसे कि काफ़ी दूर से जो प्रकाश आती है, जैसे कि आप देख सकते हैं सूर्य का प्रकाश जो काफ़ी दूर से आता है। तो जो प्रकाश काफ़ी दूर से आती है वैसे प्रकाश को समांतर किरण पुंज की श्रेणी में शामिल किया जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश काफ़ी दूर से आता है तो इसमें क्या है कि ये जो रेखाएं हैं एक दूसरे के समांतर होती है। ठीक है, इसमें ना दूरी बढ़ती है और ना ही घटती है। ये रेखाओं में प्रकाश की जो किरणें हैं उसकी जो दूरी है वो समांतर होती है। ठीक है बच्चों, अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है, ये अपसारी का ठीक उल्टा है। अपसारी का ठीक उल्टा है अभिसारी किरण पुंज। इसमें क्या होता है, चारों तरफ से प्रकाश आके एक बिंदु पे आके मिलती है। ठीक है, ये तीर का निशान दिखा रहा है कि चारों तरफ से प्रकाश आ रही है और एक बिंदु पे आके यहाँ पे आके मिल गई है। तो अभिसारी किरण पुंज में चारों तरफ से आके एक जगह मिल जाएगी, अपसारी में फैलते हुए चली जाएगी और समांतर में एक दूसरे के समांतर रेखाएं रहेगी। ठीक है बच्चों, ये जो किरणें हैं वो एक दूसरे के समांतर चलेगी। अपसारी किरण पुंज में एक बिंदु से फैलती हुई चली जाएगी और अभिसारी किरण पुंज में चारों तरफ से आके एक बिंदु पे आके मिल जाएगी। इसमें
किरणों के बीच की दूरी जो है वो घटते चली जाती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम इसका परिभाषा लिखते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। बच्चों परीक्षा में कई बार प्रश्न आता है कि प्रकाश का किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, लिखें। या यही प्रश्न बदल के आ जाता है कि अपसारी, समांतर और अभिसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हैं, लिखें। तो हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले तो ये बताना पड़ता है कि प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैंने यहाँ पे लिखा है कि अपसारी किरण पुंज। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश जो है एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। ठीक बच्चों, अपसारी किरण पुंज के बाद दूसरा है समांतर किरण पुंज। ऐसे किरण पुंज में बच्चों क्या होता है कि प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जैसे काफ़ी दूर से आती हुई किरणें, सूर्य का प्रकाश जैसे हो गया, उसको हम समांतर किरण पुंज में गिनती करते हैं। तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। इस प्रकार के किरण पुंज में बच्चों प्रकाश की किरणें जो है वो एक बिंदु पर आके मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है बच्चों, तो हमने अभी पढ़ा है कि प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के हैं। तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है अपसारी, दूसरा है समांतर किरण पुंज और तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। आप इसे नोट कर लीजिए। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है कि पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। बच्चों जैसे कि शीशा हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, इन सब चीज़ों से प्रकाश आसानी से आर पार चला जाता है। जैसे कि शीशा के उस पार क्या है हमको आसानी से दिख जाता है। ये पानी में कोई भी चीज़ रखा हुआ है साफ पानी में तो दिख जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि प्रकाश वहाँ तक पहुँच के और तब हमारी आंखों तक आता है। तो ये इसका परिभाषा हम जैसे पारदर्शी पदार्थ का परिभाषा पूछे तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार जा सके, आप उन्हें पारदर्शी पदार्थ कह सकते हैं। जैसे शीशा हो गया, कांच हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया। उसके बाद पारभासी पदार्थ किसे कहेंगे। बच्चों जैसे कि हम लोग बाज़ार जाते हैं और कचरी वगैरह खरीद के लाते हैं, तेल से लगा हुआ कोई भी पदार्थ, जैसे समोसा हो गया, कचड़ी हो गया, आपसे कह दे लिट्टी वगैरह हो गया, तो आप देखते होंगे कि उस कागज़ में उसका तेल लग जाता है। और जब आप गौर से उसको देखेंगे तो उसके आर पार आपको कागज़ के आर पार दिखेगा। अगर ध्यान नहीं दिए होंगे तो आप मार्केट जाइएगा और ख़रीदिएगा सबसे पहले, और फिर देखिएगा कि आपको आर पार दिख रहा है कि नहीं। तो वो हो गया। फिर आप देख सकते हैं कि कुहासा, यानी कि जब धुंध लगता है तो आर पार दिखता है, हल्का फुल्का दिखता है। वो आपको जो मैंने तेल लगा हुआ कागज़ बताया उसमें भी आपको हल्का फुल्का ही दिखेगा। ठीक है, तो घिसा हुआ कांच हो गया। इन सब चीज़ों से प्रकाश पूरी तरह तो आर पार नहीं जा पाता है, लेकिन हल्का फुल्का आर पार जाता है, जिससे आपको धुंधला धुंधला दिखाई पड़ेगा। तो पारभासी पदार्थ के बारे में पूछे तो हम ये बता सकते हैं कि जो अपने से होकर प्रकाश के कुछ ही भाग को आर पार जाने देता है, उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। लेकिन वहीं अपारदर्शी पदार्थ की बात आए तो वैसा पदार्थ जो अपने से होकर बिल्कुल भी प्रकाश को आर पार नहीं जाने दे, उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे कि लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, या कोई दीवार हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं वो अपारदर्शी पदार्थ कहलाती हैं। तो चलिए इसका परिभाषा हम कैसे लिखेंगे। अगर प्रश्न पूछता है एग्जाम में कि पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। चलिए मैं इसका उत्तर लिखता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। बच्चों इस प्रकार हमारा प्रश्न का उत्तर लिखा गया है कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कांच, पानी, हवा इत्यादि। तथा वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज़, घिसा हुआ कांच, कुहासा, आपसे कह दे हल्का बादल हो गया, धुआं हो गया, इन सब चीज़ों से प्रकाश कम मात्रा में आर पार जा पाता है। और तीसरा है कि वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर जाने ही नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं जाने देते, वैसे पदार्थ को हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, पत्थर हो गया, अलकतरा हो गया, पेंट हो गया, या कोई धातु का मोटा पत्थर हो गया। तो इस प्रकार अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी
पदार्थ से आप क्या समझते हैं, तो हम लोग इसका उत्तर ऐसा लिख सकते हैं। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया है कि हम लोग जो भी पढ़ेंगे उसका प्रश्न उत्तर सहित पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको टाइम तो देना होगा, लेकिन आप एक बार अगर टाइम दे देते हैं तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना रह जाएगा। आपको एक एक चीज़ें समझ में आएंगी, एक एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप पूरा पूरा बना पाएंगे, अच्छा खासा मार्क्स लेके आएंगे। अगर एक भी प्रश्न छूट गया बच्चों, आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम वीडियो डिलीट कर देंगे। ठीक है बच्चों? तो चलिए बच्चों, इससे आगे अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी जाके हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। उसके बगल में जो घंटी वाला बटन है उसको दबाकर ऑल दबा दें, ताकि मेरा जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।